जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के क्लास में। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं धातु अधातु। आज क्या बताने वाले हैं आपको? तो यहाँ पे धातु और अधातु पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीका से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको एक भी चीज़ याद नहीं करना होगा, एकदम ट्रिक पर और लॉजिक पे याद करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे और यहाँ पर देखते हैं धातु किसे कहते हैं। तो धातु जो होता है भौतिक और यहाँ पे रासायनिक गुण, ये दोनों आधार पर बहुत तरह से यहाँ पे बांटा गया है। लेकिन आपको याद रखना है सिंपल सी तरीका यहाँ पे भौतिक आधार पे कि वे तत्व। अब याद रखिएगा, आपको तत्व पढ़े थे ना, तत्व कितने प्रकार का होते हैं? दो प्रकार का होता था, एक था धातु और दूसरा क्या था? अधातु। इसी के बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। इस बात को याद है ना? एकदम याद होगा। धातु एक क्या होता है? अधातु, और दोनों के बीच वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? उपधातु। अर्थात आप उपधातु का भी डिफिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं कि वे तत्व जो धातु और धातु का बीच का हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। और इस पर भी विशेष तरह से हम लोग ध्यान देंगे और विशेष तरह से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे उसका, जब हम लोग उपधातु पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी आपका बस हम लोग यहाँ पे धातु पढ़ेंगे। तो वे तत्व जिसमें चमक हो, सिंपल सी बात, धातु क्या होगा? तो उसमें चमक होगा। चमक हो, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा कॉमा पढ़ना चाहिए। तथा जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक हो उसे हम लोग धातु कहते हैं। अब आपका सुचालक कहने का मतलब होता है कि धातु को जब आप लोग यहाँ पे तार में सटाइएगा, विद्युत धारा में यानी करंट यानी बिजली में, तो उसमें करंट मारेगा यानी झटका मार देगा, उठा पटक के फेंक देगा। तो इस तरह से नहीं सटाना है, ऐसा नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल आपको याद नहीं करना है, आपको सिंपल सी बात अगर पूछा जाए कि 5 धातु का नाम निकालिए तो मतलब बताइए, तो आपको सिंपल सी बात क्या करना है? यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, लिथियम, ठीक है, लिथियम, यहाँ पहले सोडियम, ठीक है। पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इत्यादि देना है। लेकिन आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। क्या करना है आपको? यहाँ पे ह, ली, ना, के, रव, सस, फर याद करेंगे। अर्थात यहाँ पे आपको ये याद रखेंगे, ऊपर वाला हाइड्रोजन ये उड़ गया, ये अधातु है, बस ये अपवाद में होता है, ये अधातु होता है, ठीक है। बाकी ये सब क्या होता है? ये आपका धातु होता है। याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम। सुन लीजिए ध्यान से, आपको यहाँ पर मैं इसका जो है तत्व वाले पढ़ाए थे बहुत पहले, तो वो बता चुके हैं। यहाँ पर के का मतलब पोटेशियम होता है। इस तीनों का नाम आपको जल्दी से याद नहीं हुआ, चूंकि इसका होता है रुबेरियम, इसका सीजियम, ये होता है फ्रांसियम होता है। एफआर है, एफआर यहाँ पे ध्यान से समझेगा। तो हालिना केरबसस फर याद करेंगे। याद हो गया ना? लॉजिक पे याद रखिएगा, कभी भूल नहीं पाएगा। हालिना केरबसस फर याद करेंगे। हालिना ह ऊपर उड़ गया, बाकी बात लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हो गया आपका क्या? तो ये हो गया आपका धातु। और याद रखिए, इस तीनों धातु को हम लोग क्या करते हैं? चाकू से भी काटते हैं, चाकू से काटा जाता है। तो एकदम याद रखना है, कहीं से छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। याद रखिए, लीना के यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम लोग क्या करते हैं? चाकू से भी काटते हैं, यानी ये मुलायम होता है। धातु क्या होता है? मुलायम होता है। धातु के गुण में पढ़ेंगे और अभी आपको धातु का भौतिक, रासायनिक गुण सभी चीज देखेंगे। इसके बाद भी आप याद रख सकते हैं क्या है अगला ट्रिक आपका यहाँ पे है। थोड़ा रुमाल कहाँ है? बैक रुमाल होगा, दीजिए। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको अगला ट्रिक याद क्या रखना है? तो बेटा मांगे कन्या, ठीक है। बेटा मांगे कन्या, सर पकड़कर बाप रोए। यार सही बात है, पहला इसका ट्रिक होता था कि बेटी मांगे कार, बेटी मांगे कार, सर पकड़कर बाप रोए। लेकिन रियल में सोचे तो बेटी कार नहीं मांगता है, लड़कावा मांगता है। कार बोले तो लड़कावा मांगता है, इसलिए लड़कावा होना चाहिए। इसलिए बेटा मांगे कन्या, सी से कन्या, सर पकड़कर बाप रोए। देखिए याद क्या रखना है? यहाँ पे आपको सिंपल से रखना है बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये 3 बात पूछा जाता है। धातु में दे देगा कि कैल्शियम क्या है, धातु की अधातु, तो आपको मारना है धातु। क्योंकि जानते हैं आप यहाँ पर बेटा मांगे कन्या कार आया था ना, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस सब के याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्कुल तरह से याद हो गया, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। और इसका मैं टेबल आपको बिल्कुल तरह से याद करा दूंगा, ठीक है। तो ये आप 2 टॉपिक सीख गए ना। अरे चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक अभी अब हम लोग यहाँ पर इसका देखेंगे भौतिक गुण, देखेंगे धातु को क्या देखेंगे। यहाँ पे यहाँ पे आपका रासायनिक गुण लिखा गया है। मैं पहले आपको भौतिक गुण बताते हैं, उसके बाद हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे, क्योंकि भौतिक गुण आपको बताना जरूरी है, क्योंकि भौतिक गुण ही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है और आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहाँ पे आपका क्या होता है? तो देखिए सिंपल सी बात, आपको गुण तो बहुत होता है, लेकिन 5 गुण ऐसा याद रखना जो कि आपको याद भी हो जाए और एग्जाम्पल में आप लिख भी सकते हो। तो यार यहाँ पे ये बात आप याद रखिएगा, चमक होता है। धातु क्या होता है? आप परिभाषा से ही याद है आपको, धातुएं क्या होती है? चमक होते हैं। अर्थात सभी धातुओं में चमक होते हैं, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं
जिससे धातु हम पहले यहाँ पे चमक होती है जिससे हम लोग धातु चमक कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब बाद में क्या आता है यहाँ पर देखिए, ग्रेफाइट एवं आयोडीन, ये होता तो है अधातु, लेकिन ये क्या होता है बेहुदा, ये भी चमकता है, ठीक है। आयोडीन देखे होंगे ना, ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है, जब कट पेंसिल देख रहे हैं, कट पेंसिल, और बच्चे जो देख रहे हैं वहां पर जो कटर से हटा कर बीच में जो निकालते हैं जैसे ये लोली है, यही होता है, क्या होता है आपका, यही होता है ग्रेफाइट होता है। तो वो भी देखिएगा चमकेगा, लेकिन वो क्या होता है अधातु होता है, लेकिन उसमें करंटवा मार देगा, इसलिए बच कर रहेगा, करंट आने में मत सटाइएगा, ठीक है, बिजली से उसको नहीं कर, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका। दूसरा यहाँ पे है, चलिए आपका मन थोड़ा उब रहा होगा, लेकिन भागना नहीं, एकदम देख के जाइए आप थोड़ा, अगर आपका मन उबता है तो यहीं पे वीडियो को छोड़कर निकल जाइए और बाद में फिर इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर टॉपिक से आपको एक एक ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से तैयारी करवा दूंगा, आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्टिव कहीं अलग से नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कठोरता, तो सभी धातुएं कठोर होती है, क्या होता है यहाँ पे बताना है, सभी धातु कठोर होता है, धातु है तो कठोर होगा ही, चूंकि मजबूत होता है, उसको आप लोग क्या तोड़ नहीं सकते यहाँ से, लोहा को तोड़ सकते हैं यहाँ से, नहीं तोड़ सकते हैं, क्या एल्युमिनियम को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, तो यही बात होता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, लेकिन कुछ धातुएं क्या होते हैं मुलायम होते हैं, कुछ धातुएं क्या होते हैं मुलायम होते हैं, जो कि हम लोग पहले भी बताए थे, जिसको हम लोग चाकू से काट देंगे तो वो क्या होते हैं मुलायम भी होते हैं, जिससे चाकू से काटा जाता है। जैसे यहाँ लीना के, किसका यहाँ पे लीना के, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, अंडरस्टैंड आपको पूरा हो गया, चलिए समझ गए ना। एकदम याद रखिएगा किस धातु को चाकू से काटा जाता है। तो जब हम बोटिंग कराए थे तो उसमें काफी बच्चे का गलत आया था, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपका गलती आया कहीं से दिक्कत नहीं है यार, अब होता है थोड़ा थोड़ा गलती होते रहता है। अभी आप सीख गए ना लीना के, ये सब क्या होता है, इसको चाकू से करेक्शन काट देंगे। उसके बाद आपका तीसरा गुण है ध्वनि, धातु को पीटने पर टन या झन की आवाज होता है। सिंपल सी बात है, लोहा को पीटते हैं तो कैसा आवाज होता है, टन टन की आवाज आता है ना, इसी तरह से कुछ होता है जिसको यहाँ पे झाल मिर्जन पीटे हैं वो झन झन की आवाज आएगा। तो धातु को पीटने पर टन या झन की आवाज होती है। तो इस तरह से आपका 3 गुण बताएं, और 2 गुण जो बताएंगे आपको एकदम तरह से इंपॉर्टेंट है। तन्यता और आघात वर्धनीयता से क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 नंबर में पूछा जाए जी। तो आइए अब आपका यहाँ पे देखिए चौथा गुण है, और बिल्कुल तरह से आसान है, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव भी नहीं बचेगा, ठीक है, एकदम वो भी हो जाएगा यार। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर है तन्यता का गुण। देखिए तन्यता का मतलब, जब मैं लाइव क्लास आप लोग को ले रहा था तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोले सर तन्यता का मतलब क्या होता है। तन्यता का मतलब होता है सिंपल सी बात, तानना होता है, यानी तानना का मतलब होता है खींचना। तो खींच करके जब हम किसी चीज को तार बना देंगे तो वही गुण होता है तन्यता कहलाता है। अर्थात यहाँ पर देखिए सभी धातुएं तन्य होती है, अर्थात क्या सभी को हम लोग तान सकते हैं। अब कैसे आपके मन में होता है कि सर लोहा को तो नहीं तान सकते, जी बिल्कुल तान सकते हैं, उसको थोड़ा गला देकर और उसका हथौड़ा का चोट देकर उसको भी बड़ा कर दें। जैसे आप याद रखिए, याद करिए कि छड़ क्या होता है, देखिए कितना लंबा होता है, उसको क्या करते हैं पतले करके, उसको भी ये होता है थोड़ा परेशानी होता है, और हर मेथड से हर तरीका से, लेकिन उसको क्या होता है तन्यता गुण होता है, जिसे खींच करके लंबी तार बनाया जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा सबसे अधिक तन्य जो होता है सोना एवं चांदी में होता है। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव, आपको पहले बताता हूं यार, आपको एक भी क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से नहीं छूटेगा। देखिए अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1 ग्राम सोना को खींचकर 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। आप सोच सकते हैं 1 ग्राम सोना, जिसका नकमुन्नी कान वाली जो बनता है, वो 1 ग्राम सोना को सिर्फ आप 2 किलोमीटर तक तार बना सकते हैं। अब 2 किलोमीटर का मतलब कहने का हुआ कि आर्मी भाई जो लोग जो भी होंगे आर्मी की तैयारी करते हैं, उनको पूछेगा तो 1600 मीटर का रेस करते हैं, और 1600 मीटर से भी 400 मीटर अधिक हो जाएगा, यानी 2000 मीटर तार बना सकते हैं मात्र 1 ग्राम सोना से। तो कितना ये अचंभित करने वाली बात है, लेकिन होता है ऐसा, ठीक है। और आपका 5वां गुण है यहाँ पे कि धातु क्या आघात वर्धनीयता का गुण है, ये भौतिक गुण में आता है। ये सब भौतिक गुण कहने का तो इसमें अभिक्रिया नहीं होगा, लेकिन रासायनिक गुण जब अभी हम आपको बताएंगे तो उसमें देखिएगा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीजन से तो कभी जल से कभी अम्ल से होगा। तो यहाँ पे धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं। मतलब देखिए क्या होता है आघात वर्धनीय, यहाँ पर भी डाउट होता है समझने में। और आपको बताने का, आपको 2 नंबर में सिर्फ पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि तन्यता से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थी कभी सोचा कि कभी पढ़े ही नहीं है तो क्या होता है, लेकिन तन्यता देखिए कितना आसान है, सिर्फ तानना, धातु का वह गुण जिसको हम लोग तान करके खींच करके लंबे तार बना देंगे, उसी को हम लोग तन्यता कहते हैं। तो आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि आघात करना, यानी किसी पर चोट पहुंचना, दबाव देना, तो ये होता है यानी आघात देता है, जिसे हथौड़ी से पीट करके पतली चादर बनाए जा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं। अब याद रखिएगा वही इसी तरह से कि यहाँ पे सोना और चांदी, एई और एजी मतलब सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय होते हैं, जिससे हम लोग क्या होता है, देखिए सोना चांदी को अगर चाहेंगे हम लोग
तो कागज से भी पतले पत्थर बना सकते हैं, चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, इतना होता है इसमें गुण होता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है भौतिक गुण। अब हम लोग यहाँ पे रासायनिक गुण देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण में जो आपको बताए थे इसमें अभिक्रिया की बात होगी। तो यहाँ पर देखिए धातु की पहला अभिक्रिया है ऑक्सीजन के साथ। तो याद रखिएगा हालिना के रबसस फरियाद। तो जैसे भी क्या लिखेंगे हालिना, यानी क्या लिखेंगे ना, यानी मतलब क्या होता है सोडियम होता है। सोडियम जब यहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बना देगा आपका यहाँ पे Na2O। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 नहीं था, अब 2 कैसे आ गया, इस बात को याद रखिएगा। सोडियम Na की संयोजकता 1 होता है, यानी हालिना के रबसस जितना था ना, ये हालिना के रबसस पर याद करेंगे, इस सभी का संयोजकता कितना होता है मालूम है, 1 होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो O से टीपो, ठीक है, O से टीपो होता है ना, इसका संयोजकता होता है आपका 2। मैं शॉर्टकट में इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है संयोजकता 1, ऑक्सीजन का होता है 2, और दोनों उलट पलट करके यहाँ पे क्या बना देता है, ये सूत्र बना देता है आपका Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग सोडियम मोनोऑक्साइड भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 1 को कहते हैं मोनो, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई। तो इस तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल से नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो आप पहले यहाँ पर सीखिए क्या होता है। इस सभी चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, रिपीट करके, तो अच्छा से समझ में आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर है मैग्नीशियम, बेटी मांगे कारबला था ना, बेटा मांगे कन्या। अब मैग्नीशियम अभिक्रिया कर लिया आपका ऑक्सीजन से, और क्या बना देगा ये ध्यान रखिएगा, MgO बना दिया। क्या बना दिया, MgO। अब एक बात देखिए, यहाँ पे समीकरण जो है इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 पुराना है, तो यहाँ पर 2 देने का भूल मत कीजिएगा, चूंकि ये योग्य बन चुका है। अब यहाँ पर 2 नहीं देंगे, 2 यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन 2 मैग्नीशियम भी हुआ, तो यहाँ पर भी 2, आपका समीकरण संतुलित है। यहाँ पर अब हमको करना है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया सोडियम 2, ऑक्सीजन 1 हो गया, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। देखिए अब ये 4 हो गया, अर्थात यहाँ पे आपको 4 लगाना है। इस तरह से आपका यहाँ पर संतुलित होता है। और इस इक्वेशन को आपको याद रखिएगा विशेष रूप से, चूंकि आपको पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। आपको बताते हैं यार, आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने देंगे, यहाँ से 2 नंबर 1 नंबर भी नहीं छूटेगा। तो जब पूछेगा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में हवा में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं, तो यही कारण होता है, इसलिए साफ करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या करता है, हवा में जो है जलाते हैं तो नहीं जलने देता, इसलिए हम लोग सरेस पत्र से रगड़ के साफ करते हैं। इस पर मैं एक शानदार वीडियो बना चुका, अगर नहीं देखे तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए, ये आपका हो गया ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ये हो गया पहला गुण। दूसरा गुण हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जल से अभिक्रिया। और बता दें कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका मैं वो पर आपको विशेष जोड़ देकर आपको बताते हैं और पूरा कोर्स कराते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेकेंड। हाँ, तो आइए साथियों, यहाँ पे आपका देखिए ये टॉपिक थोड़ा छूट रहा था। यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब 2 होता है, अर्थात इसको हम लोग द्विधर्मी भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, पहले तो आपको सुन लीजिए क्या है। उभयधर्मी का मतलब होता है कि वे ऑक्साइड जिसमें आम्ल और भस्म दोनों का गुण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, वही बात यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। तो वे ऑक्साइड जिसमें आम्ल तथा भस्म दोनों के गुण पाया जाता है या फिर मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यार यहाँ पे ऑक्साइड थोड़ा मिस हो गया, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे, अब उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट में याद रखना है, इसे द्विधर्मी भी कहते हैं। द्विधर्म का मतलब क्या होता है, 2 धर्म का अपनाता है, ठीक है। जैसे होता है ना आजकल का लड़का का, देखिएगा क्या होगा, 2 धर्म अपना लेगा, धर्म रहेगा एक ही, लेकिन क्या करेगा, सिख वाला यहाँ पर ताबीज बनेगा। यार आप सिख होंगे तो आप लोग सॉरी है कि यहाँ पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका अपमान नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पहन लेता है, यहाँ पे सिख वाला होता है, पहन लेता है। अगर उससे पूछेगा कौन सा कास्ट है तो कास्ट बता देंगे दूसरा, यानी वो 2 धर्म का अपनाने लगता है धीरे धीरे। वही बात करता है उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी दोनों धर्म का अपनाता है, यानी आम्ल भी होता है और भस्म का भी गुण होता है। और ये लड़ाई झगड़ा भी करेगा तो दोनों के साथ करेगा ना, इसका दोनों से मिलता जुलता है, यानी आम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया भी करता है, ठीक है। तो इसे द्विधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। अब आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना है, आपको कहते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा अल्जन पीवी, मतलब एल्युमिनियम जिंक और लेड। पीवी का मतलब क्या होता है, लेड होता है। आप देखिए अभिक्रिया करता है, मान लीजिए आप पहले यहाँ पे एल्युमिनियम है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बना देगा Al2O3, ये देखिए ऑक्साइड बना दिया ना। ये क्या होता है, उभयधर्मी होता है। ये क्या होगा आपका उभयधर्मी, इसमें दोनों का गुण पाया जाएगा। क्या होगा, ये उभयधर्मी होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर ले सकते हैं जिंक। जिंक देखिए आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये भी ZnO बना देगा, ठीक है।
JNO जिंक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपका बनाता है, आपको याद रखना है अल्जन पीवी, ठीक है, अनजान में प्यार भइल, ठीक है, अनजान में प्यार भइल, अल्जान तो अल्युमिनियम, अजान मतलब जिंक और पीवी मतलब प्यार भइल मतलब हो जाएगा लेड हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये तीन बात। ऑब्जेक्टिव के लिए भी यार बताता हूँ भाई, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटने दूंगा। यहाँ से थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, मन थोड़ा उब जाएगा, भागने का इच्छा करेगा, लेकिन वीडियो छोड़ के जाइए, लेकिन फिर से बाद में देखिएगा इसको, क्योंकि मैं यहाँ से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने दूंगा, एक ही भी नहीं छूटने दूंगा, और सिंपल भाषा, आसान भाषा में बताऊंगा। तो अब चलिए हम लोग इसका देखते हैं दूसरा गुण, देखते हैं जल से कैसे अभिक्रिया करता है, तो क्या क्या होता है ये सब देखते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया कर धातु क्या बनाते हैं। देखिए रासायनिक गुण जो होता है इसका ज्यादातर आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है, भाषा में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको बताए ना कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि वो जो है वायु में जो है रहने से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम, और उस पर जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है, जिससे उसको हवा में जलाएंगे तो नहीं जलेगा, इसलिए उसको श्रेष्ठ पत्र से हम लोग क्या करते हैं, घस घस के साफ करते हैं, ठीक है, तब जाकर उसको करते हैं। तो सेम आइए देखिए, हम आपको बस 3 से 4 गुण बताने वाले हैं कि रासायनिक गुण में, बाकी बात आपको भौतिक गुण ही याद रखना है अच्छे तरह से, ये भी याद रखना है, ये इसको नहीं छोड़ना है कि जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। देखिए धातुएं जो होता है जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। अब इक्वेशन देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए, हम यहाँ पे एक लेते हैं इक्वेशन, लेते हैं धातु, यहाँ पर मान लीजिए ये सोडियम है, हालिना के रब से याद आया ना, सोडियम, और ये जब हम लोग जल से यानी पानी से अभिक्रिया करेगा, पानी का सूत्र होता है H2O होता है ना, जल, अब इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे मालूम है, छोटी सी बात है, इसको एरो पढ़ेंगे, एरो, इस तीर के निशान को पढ़ेंगे, एरो पढ़ेंगे, इस चीज को याद रखिए। अब इसको हम लोग अभिक्रिया करा देंगे तो Na2, और यहाँ पर O दिख रहा है तो समझ जाइए क्या बनेगा, NaOH बनेगा, प्लस में यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इधर हाइड्रोजन गैस बेचारा अकेला बन करके उड़ गया ऊपर फुर्सुं, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस बन गया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए समीकरण बैलेंस है या फिर नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 है और 3 है, तो यहाँ पर इसको हमको कैसे करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पुराइए, पहले हाइड्रोजन पहले पुराना है, तो हाइड्रोजन इसको पुराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 2 देते हैं, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, और इधर 2, यहाँ पर भी हम लोग देते हैं 2, यहाँ पे 4, यहाँ पर 2। देखिए आपका इक्वेशन जो है यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। इसी तरह से आप और देख सकते हैं इक्वेशन की, जब यहाँ पे मान लीजिए आपका आ गया यहाँ पोटेशियम, और ये जब हम लोग जल से अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है, हालिना क्या आता है ना पोटेशियम, और ये जब जल से अभिक्रिया करता है तो हम लोग क्या बनता है, एरो, एरो के बाद आपका बन जाएगा वही चीज़ KOH, पोटेशियम ऑक्साइड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया। देखिए ये ऊपर का तीर के निशान होने का मतलब उड़ गया, निकल गया, गैस था, लेकिन जब कभी कभी आपका नीचे ऐसे इक्वेशन रहने का मतलब क्या होता है समझिए, तब वो विलयन होगा और नीचे बैठ जाता है पेंदी में। जैसे कि आप मान लीजिए बालू को लेकर पानी में घोलेगा तो क्या होगा, बालू थोड़ी ऊपर उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, वो नीचे दब जाएगा, तो उसको हम लोग नीचे की ओर दर्शाएंगे, ये जो है सिंबल हम नीचे की ओर देते हैं, तो इस तरह से ये होता है, आप समझ चुके होंगे। चलिए तो यहाँ पे हो गया ना, इसको याद रखिएगा, NaOH को क्या कहते हैं, तो कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कास्टिक पोटास, यार आप लोग सुन के लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जल के साथ ही अभिक्रिया किया था। आप सिंपल सी बात याद रखना है कि धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, एकदम याद रखना, रटना नहीं है, याद रखना है, ठीक है, कि जब धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका तीसरा गुण। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अम्ल के, यहाँ पर देखिए अम्लों के साथ अभिक्रिया। देखिए रासायनिक गुण का हम लोग तीसरा गुण यहाँ पर देख रहे हैं धातु के, कि रासायनिक गुण में कि अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या करते हैं। देखिए जल के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाला, और धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करता है, अर्थात निकालता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि धातुएं प्राय अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती है, जिससे कि यहाँ पर देखिए सोडियम जो है यहाँ पे HCl ये अम्ल होता है ना, सेकेंड चैप्टर में पढ़ाए थे आपको। तो यहाँ पर तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनाता है NaCl, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। देखिए यार यहाँ पे संतुलित है कि नहीं, तो समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो हम 2 पुराएंगे तो यहाँ पर 2 देंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया, तो हम लोग यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लगाएंगे, तो आपका यहाँ पर बैलेंस हो चुका है, इक्वेशन हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो मैग्नीशियम जो है HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो MgCl2 बनाता है, प्लस H2 गैस यहाँ पर मुक्त करता है। तो इस तरह से ये समीकरण भी
ये तो बैलेंस ही है। तो इस तरह से आपका ये गुण कंप्लीट होता है। ज़्यादा जो आपको इम्पोर्टेंट है उस पर मैं जोर मतलब जोर देकर बताएंगे। यहाँ पर ये सब उतना नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। Mg1 Mg1 Cl2 यहाँ पर देखिए 2 है ना, यहाँ पर देखिए ये 2 नहीं है, इसलिए इसको संतुलित कर देंगे। यहाँ पर 2 दे, आप देखिए हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, अब संतुलित हुआ यहाँ पर, ठीक है। पहले संतुलित नहीं था यहाँ पर। तो इस तरह से आपका ये गुण भी कंप्लीट होता है। मात्र 3 गुण पढ़िए बस, ज़्यादा नहीं, माथा पच्ची करना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग वो देखेंगे क्रियाशीलता श्रेणी। तो आइए साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे धातु की क्रियाशीलता गुण, ठीक है। क्रियाशीलता श्रेणी क्या होता है? देखिए क्रियाशीलता का मतलब होता है कैसे वो क्रियाशील होता है, कितना ताकतवर होता है, कितना पावरफुल होता है, इस बात को हम लोग यहाँ पे क्रियाशीलता का मतलब होता है। तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ी के रूप में होता है, कौन सबसे ऊपर कौन सबसे नीचे होता है, कौन पावरफुल होता है कौन कम पावरफुल होता है। यहाँ पर है कि वे श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में सजाया जाता है। घटते क्रम मतलब क्या? पहले होगा बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी पूरे छोटा आ जाएगा, ऊपर सबसे बड़ा और उसका घटते क्रम आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम कहेंगे, नहीं तो घटते क्रम में सजाया जाता है, जिसे धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। तो जैसे हम आपको याद रखना है, आपकी किताब में तो बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन आपको याद रखना है कना के मांगल जन पीबी, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। यानी आपको यहाँ पे नोट में याद रखना है सबसे अधिक क्रियाशीलता किसका होता है? तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये सबसे अधिक क्रियाशीलता होता है, सबसे अधिक क्रियाशील। यानी ये जो होता है किसी से भी अब क्रिया कर लेगा तो किसी को भी अपने जगह से फुटका देगा। ये पोटेशियम सबसे खतरनाक होता है, ये जो होता है बहुत क्रियाशील होता है। और यहाँ पर सोडियम भी, कैल्शियम भी। इसीलिए याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम को कहाँ पे रखते हैं हम लोग? तो मिट्टी के तेल में, यानी मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा से भी अब क्रिया कर जलने लगता है और पानी से भी अब क्रिया कर जलने लगता है। यही कारण है कि इस दोनों को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? तो यहाँ पे मिट्टी तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है, समझ गए ना। और यहाँ पे देखिए सबसे अधिक क्रियाशीलता आपका समझ गए हैं कना के, ठीक है। कना मतलब यहाँ का मतलब पोटेशियम हो गया, ना का मतलब सोडियम, के सी का मतलब के होता है कैल्शियम, मांगल तो Mg का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और यहाँ पर जिंक, और पीबी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? लेड हो जाएगा, शीशा। लेड मतलब क्या? शीशा एकदम याद रखिएगा। और आप यहाँ पर छोड़िए नहीं, भागिए नहीं, यहाँ पर छोटी सी बात नहीं रखिएगा याद, तो आपका सारा 2 नंबर कट जाएगा। सबसे कम क्रियाशीलता क्या होता है? आपको माथा पच्ची नहीं करना है। आपके बुक में बहुत सारा होगा, यहाँ पे बहुत सारा बेरियम भी होगा, कैल्शियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, लोहा भी होगा, जिंक कॉपर सब होगा, लेकिन जो इंपोर्टेंट है वो याद रखिए। काहे फालतू पढ़ेंगे? हाँ, जो इंपोर्टेंट होगा ना वो मैं फिर आपको बता दूंगा, जो यहाँ पर छूट जाता होगा ना वो फिर से आपको बताऊंगा, कहीं से टेंशन लेने का नहीं है यार। हाँ, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम क्रियाशील क्या होता है? या हम इधर थोड़ा साफ कर देते हैं यहाँ पे। सबसे कम क्रियाशील होता है क्या होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा सोना, चांदी और पीटी यानी प्लेटिनम। सोना, चांदी, प्लेटिनम क्या होता है? ये धातुओं की क्रियाशीलता के श्रेणी में सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे नहीं, सबसे कमजोर, एकदम बेफिक्र चुपचाप बैठा रहता है। तो इसका अभिक्रिया भी आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से अभिक्रिया आपको पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं बता भी चुका हूँ कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक या फिर कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे के कील को डाला जाता है तो क्या होता है, एकदम VVI क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। और अभी तक आप नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से देखिए, खटाक से आपको एक बार में आ जाएगा। मैं PDF के रूप में वहां पर दे चुका हूं, बहुत आसान, बहुत शानदार। तो आपको याद रखना है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं, तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको वहां मिल जाएगा। वैसे अभी आप सुनकर याद कर सकते हैं। देखिए सोना, चांदी, प्लेटिनम क्या होता है? कभी देखे मम्मी या फिर किसी को देखे जब नाक में पहनी रहती है चांदी या सोना का, तो उसको देखते हैं कि यहाँ पे आपका पसीना से या फिर जल से क्या करके उसका रंग धूमिल पड़ता हुआ नहीं पड़ता है, ना ही वो ताप पे रहती है, यानी आग के सामने रहते हैं तो ना ही उस पर आग का प्रभाव पड़ता है। तो यही सब कारण, ये क्रियाशीलता इतना नहीं होता है कि किसी से भी अभिक्रिया कर, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करता है, ऐसा बात नहीं होता है। किसमें? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम। यार आप लोग थोड़ा फास्ट बोलते हैं, थोड़ा ट्रबल होता होगा, चलिए लो बोलते हैं। क्या होता है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम जो होता है ये कम अभिक्रियाशील होता है, या किसी से अभिक्रियाशील ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि स्वयं ये होता है कमजोर होता है, तो किसी से क्या लेगा, तो नहीं करता है। और इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं आभूषण बनाने में, क्योंकि यह जल से, पानी से या हवा, वायु, आग किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, जिससे इसका चमक जो है बहुत दिनों तक बना रहता है। तो मेनली कारण यही होगा। थोड़ा वीडियो लंबा यहाँ पे बन रहा है, तो आप लोग को भागना नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे धातु के बारे में। देखिए धातु के बारे में ज़्यादा विशेष नहीं बताना था, जो बताना था संक्षेप में
नहीं बताना था और आपको जो ज़रूरत है वो मैं बता चुका हूँ, और इससे बैक वीडियो भी इसका दे चुका हूँ। अगर कुछ भी वीडियो छूट जाता है तो आप प्लेलिस्ट जाकर देखिए, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, हर एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब वहाँ पर मिल जाएगा। चूँकि मैं बैक में भी देख चुका हूँ तो वहाँ पर दिया हुआ हूँ। देखिए अधातु होता है वे तत्व, आपको बताए थे तत्व दो प्रकार का होता है, धातु और अधातु। तो वे तत्व जिसमें चमक ना हो, धातु अधातु चमकता नहीं है और ना ही चमकता है, तथा जो विद्युत एवं उष्मा का कुचालक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधातु कहते हैं। अब आपके मन में आएगा सर अधातु तो क्या उष्मा का भी कुचालक होते हैं, इसमें उष्मा प्रभावित नहीं होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है। देखिए कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए ये अधातु है, बिल्कुल तरह से अधातु है, इसको आग में दे देंगे तो क्या ये आग में गया तो इधर गर्म नहीं होगा क्षर, इधर गर्म नहीं होगा। लेकिन क्षर में क्या होता है, क्षर है धातु, इसको जब आग में दीजिएगा तो एक अगर सिरा अगर धिप गया ना तो क्या होता है, इसका ये सिरा भी धीरे धीरे क्या होता है, धिपने लगता है, गर्म होने लगता है। लेकिन ऐसा बात अधातु के साथ नहीं होता, अधातु सीधे जाएगा जलिए जाएगा पूरा उसका, या फिर नहीं जलेगा, या एक भाग जलेगा इधर नहीं आ पाएगा ताप, ठीक है, और ना ही इसमें करंट मारेगा। तो इस तरह से ये होता है। तो जैसे में आपको याद रखना है कुचालक होता है, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर क्या याद रखना है, तो फिर कल बारात आई एट हाजीपुर लखीसराय, जहाँ भी, ठीक है। यानी हो गया फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टेटिन हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। और आपका हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। याद रखिएगा कार्बन, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जाता है कार्बन क्या है, धातु की अधातु है, तो कार्बन अधातु है। और एक बात याद रखिएगा, अब तक जो है कुल अधातुओं की संख्या कितना है, 22 है। कुल अधातु की संख्या कितना है, 22 है, जिसमें से 10 वो गैस है। क्या है आपका लगभग यहाँ पे 10 वो जो है सो यहाँ पर आपका 10 या फिर 11 गैस है, ठीक है, 11 गैस है और बाकी 12 बचता है, इसमें आपका ठोस द्रव दोनों है। यानी आपका जो है ना 22 अधातु है। टोटल तत्वों की संख्या लगभग 118 है, 118 में से लगभग 22 जो है आपका सो क्या है यहाँ पे अधातु है। शेष 92 जो बचता है, 92 वो ये सब क्या होता है, 92 या 94 ये सब होता है आपका धातु होता है, ठीक है। और इसी में उपधातु भी आता है। तो आइए अब हम लोग इसका देखते हैं भौतिक गुण। और भौतिक गुण समझ लीजिए, भौतिक गुण सेम आपको धातु का उल्टा कर देना है, आपका भौतिक गुण कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग सीधे देखेंगे इसका रासायनिक। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अधातु के रासायनिक गुण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अधातु के जो होता है रासायनिक गुण में आपको फिर से जैसे धातु में पढ़े थे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे ऑक्साइड बनाया था, ये भी ऑक्साइड बनेगा लेकिन अम्लीय ऑक्साइड बनेगा। और इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछा जाता है, यहाँ पर क्या है, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो आपको बताए थे ना कार्बन, कार्बन क्या होता है यहाँ पे याद रखिएगा, काशी जी में संस्कृत पर्व, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मोनियम, टीन, पी मतलब लेड, ये सब क्या होता है आपका अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन क्या है, अधातु पूछा जाता है, कार्बन क्या है तो अधातु बोलना है, जिसकी परमाणु संख्या 6 होता है। तो कार्बन जब यहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया बनेगा तो सिंपल सी बात कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा, एक यौगिक बन गया, ठीक है। और ये जो होता है अम्लीय होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है। इस बात को पूछा गया था और पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है, क्षारीय या फिर अम्लीय होता है। तो आपको क्या बताना है, क्षारीय बताना, अम्लीय बताना, क्षारीय नहीं, ये अम्लीय होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि अधातु के ऑक्साइड, इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय होता है। इस तरह से ये गुण कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो आइए हाइड्रोजन से, आइए साथियों यहाँ पर देखिए आपका जो है अधातु का यहाँ पर जो है रासायनिक गुण में 2 नंबर है कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए अधातु जो होता है ना, ये होता है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्राइड बनाता है, यानी जैसे सल्फाइड बना देगा ऐसा ही सल्फाइड हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्राइड बनाता है, हाइड्राइड। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हाइड्राइड का निर्माण करता है। जैसे देखिए सल्फर यहाँ पे क्या है, सल्फर बताए थे ना, सल्फर क्या है, ये अधातु है, अधातु है। और ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, ये भी अधातु है, दोनों अधातु ही अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाया जिसका नाम है हाइड्रोजन हाइड्राइड। इसका नाम क्या है आपका, हाइड्रोजन हाइड्राइड। उसी तरह से यहाँ पे है नाइट्रोजन, N2 गैस और H2 यहाँ पर मिल करके बनाता है NH3 बनाता है, अर्थात यहाँ पे क्या बनाता है आपका अमोनिया। इसका नाम क्या होता है, अमोनिया। याद रखिएगा अमोनिया और अमोनियम में अंतर होता है, ठीक है। देखिए अमोनिया और अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है आपका NH3, लेकिन अमोनियम
NH4 होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। NH3 होता है, इसको संतुलित कीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो पहले इसको 2 पुरा देंगे, तो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3। ये देखिए आपका बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह समीकरण भी बैलेंस हो चुका है, और आप ये समझ गए कि अधातु जो होता है ये अधातु से, अधातु खुद अधातु से अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। धातु अधातु के बीच जो अंतर बताएगा तो उसमें ये बात आप बता सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या होता है यहाँ पर कि जब सल्फर हाइड्रोजन से जब क्रिया करता है तो हाइड्राइड का निर्माण करता है। सिंपल सी बात याद रखना है कि अधातु जो होता है सो यहाँ पे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्राइड का निर्माण होता है, ठीक है। और ये अधातु याद रखिएगा, जल से अभिक्रिया ये नहीं करता है, ना ही